न्यूज 24 पर फैसला 2016 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है और काफी हद तक यह साफ हो गया है कि असम में बीजेपी की सरकार आ रही है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी और केरल में सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार वहां जाती हुई दिख रही है और लेफ्ट की सरकार आ रही है। आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल देख लीजिए जरा, 294 से 200 सीटों के रुझान हैं और 160 सीटों पर, 200 में से 160 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे। इस बहुमत नहीं तो फिर और क्या है। बिल्कुल आंधी चल रही है, सही बात है। ऐसा लग रहा है अगर यही रुझान सही होते हैं, नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो 294 में से 225 के आसपास सीटें अगर ममता बनर्जी जीत लेती हैं तो जरा सोचिए विपक्ष के नाम पर पश्चिम बंगाल में क्या रह जाएगा। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन 50 के आसपास भी पहुंचता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। बीजेपी सिर्फ एक सीट पर आगे है। लेकिन असम देखिए, जैसे एग्जिट पोल कह रहे थे 57 सीटों पर 126 में से 63 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। 57 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है। 91 के रुझान आए हैं, अभी 26 और 9 35 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। यानी असम में बीजेपी की सरकार आसानी से बन सकती है। जरा ये बीच में भी जो खिड़की है, विंडो है, इसे भी देखते रहिएगा। अगर रुझान इसी तरह के नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो विधानसभा अंदर से कैसी दिखेगी, सरकार के पक्ष में कितनी सीटें होंगी और कितना मजबूत विपक्ष रहेगा। तमिलनाडु में हम पहले से कह रहे हैं लगातार तस्वीर वहां बदल रही है। कभी अम्मा आगे, कभी कांग्रेस डीएमके गठबंधन आगे। फिलहाल जयललिता आगे चल रही हैं और इसीलिए सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन के लिए जो बार बार वहां मतदान होता है, क्या एक बार फिर से वो होगा या फिर जो रुझान और एग्जिट पोल कह रहे हैं इस बार इतिहास तमिलनाडु में बदलेगा। केरल कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है। 77 सीटों पर लेफ्ट का गठबंधन आगे चल रहा है और कांग्रेस वहां 50 भी नहीं पहुंच रही है। इसीलिए असम हाथ से गया और केरल हाथ से गया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ मिलकर भी कांग्रेस को नाकामी मिली और तमिलनाडु में भी अगर कांग्रेस और डीएमके जयललिता की कुर्सी नहीं हिला पाते तो सवाल कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा। विनोद जी, क्या कांग्रेस अपने नेतृत्व परिवर्तन के बारे में विचार करेगा? मुझे तो नहीं लगता और उसके कारण आपके सामने पेश करता हूं। एक तो देखिए, ये जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो बार बार मैं कहता हूं कि इट इज एट वंस लायबिलिटी एंड एसेट फॉर द कांग्रेस। एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। और अभी सामने आपके जो प्रत्यक्ष हो रहा है, ये इसका आप इसकी तोहमत आप केंद्रीय नेतृत्व पर नहीं लगा सकते। 15 बरस के बाद अगर कोई सरकार हारती है तो उसका एक जस्टिफिकेशन होता है एंटी इनकम्बेंसी का, और हमको 2018 तक इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद बीजेपी जीतती है कि नहीं जीतती। आप समझिए इस बात को। रही बात असम की, असम में जो हुआ वो अपेक्षित था। ये बात अलग है कि तरुण गोगोई बार बार कह रहे थे, और जैसा कि मेरे दोस्त पंकज ने बोला, प्रदीप ने बोला कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा था उसके जाने से इनको नुकसान हुआ ये, और अगर उसके नेतृत्व में अगर लड़ते तो शायद बेहतर करते। फिर भी मैं मुतमईन नहीं हूं कि जीतते। मैं नहीं समझता हूं कि जीतते। 15 बरस के बाद दोबारा जीतना मुश्किल है। हाँ, अब आते हैं केंद्रीय नेतृत्व में कि आप क्या कहते हैं कि ये जो आज का केंद्रीय नेतृत्व है, जैसे राजीव गांधी है, उसको किससे बदलेंगे आप? राहुल गांधी को किससे बदलेंगे? हाँ, बड़ा आसान सा जवाब है अभी आप नेतृत्व बदल दें। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बना के उतारना चाहिए उम्मीदवार बन के, या फिर राहुल गांधी को उतारना चाहिए। अरे भाई, अगर यूपी में ये लोग हार जाते हैं, पार्टी की अगर कोई थोड़ी सी पोजीशन मजबूत भी हो जाती है, तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कौन सा चेहरा उतरेगा कांग्रेस की तरफ से? तुरुप के इक्के को सही समय पर मारने का इंतजार कांग्रेस को करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि अगले बरस जो इलेक्शन होंगे वो 19 के नजदीक होंगे और उसके बाद के बरस और भी 19 के नजदीक होंगे। तो कुल मिला के ऊंट किस करवट बैठता है वो हमको 2018 में पता चलेगा, क्योंकि 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शन है। तीनों बीजेपी रूल स्टेट है। और अगले बरस है उत्तराखंड,
यूपी, पंजाब जहां पर बीजेपी सत्ता में है अकाली दल के साथ, कर्नाटक जहां कांग्रेस में है, और गोवा में बीजेपी है, गुजरात में बीजेपी है, और हिमाचल में कांग्रेस है। तो वहां देखना पड़ेगा कि कौन जो है अपना जो बॉर्डर है बचा लेता है और किसके बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, सही है, बहुत बहुत जायज है। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर आज के आंकड़ों पर नजर डालें, कांग्रेस क्या अपने नेतृत्व के बारे में दोबारा विचार करेगा? लेकिन अगर बीजेपी, जैसा लग रहा है, असम जीत लेती है और बाकी राज्यों में कांग्रेस नाकाम हो जाती है, विजय सोनकर शास्त्री, तो इसे कितनी बड़ी जीत आप मानेंगे? मैं लगातार यही पूछ रहा हूं। बीजेपी की जो प्रवक्ता गेस्ट आ रहे हैं शास्त्री जी, असम के लिए मुबारकबाद ले लीजिए, चलिए, ऐसा लग रहा है आप वहां जीत रहे हैं, लेकिन असम से बड़ी जीत की खुशखबरी क्या आपके लिए कांग्रेस की हार है बाकी राज्यों में, शास्त्री जी? नहीं, देखिए, वो तो कांग्रेस तो स्वतः समाप्त हो रही है, मैं उस पर कोई बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आसाम की जीत से एक बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए जरूर है, और वो खुशखबरी केरल में हम लोगों की मात्र 3 ही सीट दिखला रहा है, लेकिन वो सीट आ रहा है, क्योंकि वहां पर केवल कांग्रेस हार नहीं रही है, बल्कि वहां पर जो वहां की व्यवस्था है वो बिल्कुल कमजोर हो रही है, और कम से कम अब केरल के लोगों ने ये महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा के लोगों को कोई स्पेस देना चाहिए। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम में तो नेचुरल है कि वहां पर हमारी सरकार बन रही है, और वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जम करके और डट करके वहां पर काम किया, और कम से कम कांग्रेस के जो 15 साल के कुशासन का वहां भांडाफोड़ किया, जिससे वहां की जनता ने यह निर्णय लिया आज भारतीय जनता पार्टी को वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ ले आ रहे हैं। शास्त्री जी, जल्दी से, मैं पहले भी पूछ रहा था और भी प्रवक्ता थे हमारे साथ, क्या ममता बनर्जी की वापसी, प्रचंड बहुमत, और तमिलनाडु में फिलहाल जयललिता आगे चल रही हैं, उनकी भी वापसी आपके लिए अच्छी खबर होगी? नहीं, देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं और बहुमत के साथ आ रहे हैं, हम उनका स्वागत इसलिए करते हैं कि जनता ने उनको एक तरह से बहुमत दिया है, और जहां तक हमारी बात है, हमारी सरकार तो केंद्र में है, और हमारी सरकार एक ऐसी सरकार अभी तक की रही है जो राज्यों के साथ बेहतरीन रिलेशन और राज्यों को मजबूत करने के जो राजनीतिक स्वरूप है उस पर वो चलती रही है। संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी यहाँ बैठे हैं, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। शास्त्री जी, एक चीज जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि आपकी जीत वहीं होती है जहां जहां कांग्रेस है। आप रीजनल पार्टीज की जहां तक बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सक्सेसफुल नजर नहीं आती है, और बात आप किसी भी राज्य की कर लें, जहां जहां आपकी जीत हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, आप हमेशा जीतते हैं तो कांग्रेस से। यहां भी असम में ही जीत पाए, बाकी के 4 राज्यों में स्थिति आपकी नगण्य है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को हराने के चक्कर में रीजनल पार्टीज को एक बहुत बड़ी जगह आप देते चले जा रहे हैं और खुद भी रीजनल पार्टीज से हारते चले जा रहे हैं? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि अगर आप राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि आज स्वयं कांग्रेस ही एक रीजनल पार्टी के रूप में है। आप देख सकते हैं क्या उसकी स्थिति है और कितनी दुर्दशा है। जहां तक रीजनल पार्टियों की बात है, और हम जहां जहां पीछे रहे हैं, आप जैसे बिहार में हम पीछे रहे हैं, लेकिन बिहार में हम पीछे नहीं रहे, बल्कि आपको मैं जरूर इतना आपके संकेत में बताना चाहूंगा कि बिहार में हमारी पार्टी एक तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में और सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी रही है। इसलिए आप इसको इस दृष्टि से भले ही कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वरूप भी एक दिखाई दे रहा है, पर हकीकत तो ये है कि स्वयं कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ही आज है। अच्छा, और ठीक है उसका भी शास्त्री लगभग जी, सफाया हो रहा है। ठीक है शास्त्री जी, एक सेकंड, आपके लिए अच्छी खबर है, थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं। असम में देखिए, आप बहुमत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। असम में 93 सीटों के रुझान आए हैं और बीजेपी गठबंधन को 59 सीटें मिल गई, यानी सिर्फ 4 सीटें और चाहिए असम में बहुमत पाने के लिए बीजेपी गठबंधन को, और अभी भी 26 और 7 33 सीटों के रुझान आने असम में बाकी हैं। यानी आराम से ऐसा लग रहा है असम में इस बार बीजेपी की सरकार पहली बार वहां पर बन जाएगी। अब तो देखिए आंकड़ा फिर बदल गया, 62 हो गई है, सिर्फ 1 सीट और चाहिए, 2। अगर 64 का बहुमत का आंकड़ा मानते हैं, असम में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें और चाहिए सरकार बनाने के लिए। 98 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 28 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। यानी आराम से ऐसा लग रहा है बहुमत का आंकड़ा असम में बीजेपी पा लेगी।
और ये भी देखते रहिएगा हमारी स्क्रीन पर बीच में, अगर रुझानों के हिसाब से नतीजे बनते हैं तो विधानसभा कैसी बनेगी। केरल हम पहले ही बता रहे हैं कांग्रेस के हाथ से जा चुका है। असम बीजेपी कांग्रेस के हाथ से छीनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में रोकने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। 250 के करीब सीटों के रुझान आए हैं। 182 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। साफ कहा जा सकता है यह आंकड़ा देखकर कि आंधी चल रही है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की। केरल कांग्रेस के हाथ से जा चुका है, लेफ्ट फ्रंट वहां पर आगे है। और तमिलनाडु में एआईएडीएमके का गठबंधन, एआईएडीएमके फिलहाल डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन से आगे है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की, केरल कांग्रेस के हाथ से जा चुका है, लेफ्ट फ्रंट वहां पर आगे है। और तमिलनाडु में एआईएडीएमके का गठबंधन, एआईएडीएमके फिलहाल डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन से आगे है। निरंजन जी, आप बीजेपी प्रवक्ता से बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। निरंजन जी, मैं कहना चाह रहा था कि कुछ समय पहले इस प्रोग्राम में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने केरल के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि वहां पे हम लोग बढ़ नहीं पाते क्योंकि 50% से ऊपर मुसलमान और क्रिश्चियंस हैं। दो बातें, एक तो कि ये आंकड़े डाउटफुल हैं, 50% से ऊपर गलत हैं। एग्जैक्ट आंकड़े यहां नहीं थे इसलिए डाउटफुल कहता, प्रदीप जी ने करेक्ट किया तो गलत है। दूसरी बात है कि मान लेते हैं कि गलत भी है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी आयरनी नहीं है कि देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल अपने आप को कहता है, जो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, वो कहता है कि हम उन जगह पे नहीं बढ़ सकते जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। तो आप क्या हिंदुओं के पार्टी हैं क्या? अच्छा, आपने खुद ये क्या सेल्फ गोल है या नहीं है? और फिर आपके एक और स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं हुआ तो और क्या हुआ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन भी दिया है कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास स्वयं में स्पष्ट करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सबकी पार्टी है। तो क्या कैलाश जी गलत बोल रहे हैं? साथ कर सकते हैं कि माफ कीजिएगा, तो क्या कैलाश जी ने क्या बोला है आपके सामने या किसके? देखिए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कैलाश जी ने क्या बोला ये तो मैं नहीं समझ पाया, मैं न देख पाया हूं अभी तक। और जो आप लोग बोल रहे हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं तो इन बातों से हमारी पार्टी सहमत नहीं है। स्पष्ट रूप से हम बता रहे हैं, हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते और न ही हमारी पार्टी की ऐसी सोच है। अच्छा। कि हम केवल हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं है। अच्छा, एक और सेकंड, शास्त्री सच्चाई जी। तो ये है कि हिंदुस्तान, हाँ ठीक है शास्त्री जी, इसी तरह के जवाब की हमें उम्मीद भी थी कि अक्सर इस तरह का पार्टी की तरफ से जब कोई एक नेता बयान देता है तो बाकी पार्टी सिर्फ इतना करती है कि अपने आप को उस बयान से अलग कर लेती है और मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास यही नारा दिखा देती है। शास्त्री जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमें कलकत्ता से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें मिल रही हैं। ममता बनर्जी की जीत के लिए देखिए कैसा वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, जरा देखिए और जरा सुनिए भी। वहां पर नारेबाजी भी हो रही है और नाच गाना शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी की आंधी चल रही है। इन विधानसभा चुनाव के नतीजों और रुझानों को अगर देखें तो प्रचंड बहुमत की तरफ ममता, लेफ्ट फ्रंट कुछ भी कहता रहे लेकिन पिछली बार 184 सीटें थी ममता बनर्जी की और इस बार देख लीजिए अभी पूरी सीटों के रुझान आए नहीं है, उसके बावजूद 200 से ऊपर जाएगा ये आंकड़ा। इसके लिए अच्छी खबर है ममता बनर्जी के अलावा? प्रदीप जी, नहीं, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अगर बीजेपी कोशिश करे तो 5 साल उसके पास हैं विधानसभा चुनाव के लिए काम करने के लिए, वो नंबर 2 की पार्टी पश्चिम बंगाल में बन सकती है। सवाल यह है कि वो ऐसा करती है या नहीं। लेफ्ट को लेकर और ये जो 27% मुसलमान वहां भी है। सही बात है। 34% मुसलमान असम सेकेंड में भी हाईएस्ट है। पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स है। वही स्ट्रेटेजी बंगाल, चूंकि बंगाल से ज्यादा मुसलमान थोड़ा ज्यादा असम में व्यापक है, 34% है। तो थोड़ा वहां पार्टी बंगाल में मुसलमान और का में आ रही है। concentration जो है कुछ polarization कुछ देखिए, सीट्स में ज्यादा है। वही बात कह रहे हैं कुछ जो सीट्स कैलाश में ज्यादा है। विजयवर्गीय कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बंगाल में जो मुसलमान कंसंट्रेशन है वो कुछ सीट्स में ज्यादा है। नहीं, उससे हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल बीजेपी वहां सत्ता में आने जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि वो नंबर 2 की पार्टी, नंबर 2 की नंबर 2 लेफ्ट में रहेगी बंगाल में। अच्छा चलिए, एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, तमिलनाडु में जयललिता बहुमत के करीब पहुंच गई है, यानी ऐसा लग रहा है
इस चुनाव में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से। असम में कांग्रेस की सरकार जा रही है, बीजेपी की आ रही है, और बीजेपी ने ये देखिए असम में रुझानों के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा छू भी लिया है। 64 का आंकड़ा है, 66 हो गई है, यानी असम कांग्रेस के हाथ से गया। शास्त्री जी मुस्कुरा दीजिए। और वहां दूसरा देखिए, केरल पहले ही जा चुका है कांग्रेस के हाथ से, वहां लेफ्ट गठबंधन काफी देर पहले ही रुझानों के मुताबिक बहुमत हासिल कर चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट और कांग्रेस को हरा चुकी है, ऐसा लग रहा है रुझानों के मुताबिक। और अब तमिलनाडु में भी जयललिता, ये क्या आंकड़ा है तमिलनाडु का, जरा आंकड़ा देखिए, 114 और डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ 77। ये तो बहुत ही ज्यादा संजीव, ये तो जैसे हम कह रहे थे कांटे की टक्कर लग रही थी, लेकिन अब तो कोई टक्कर ही नहीं लग रही है। अमूमन वहां तो पेंडुलम पॉलिटिक्स हुआ करता था कि एक बार ये तो एक बार वो, इतिहास बदल रहा है जी बिल्कुल। 26 सालों में ये पहली दफा होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब अम्मा ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाई थी, तो ऐसा लगता है कि जो फ्रीबीज वाली राजनीति है, जो डोल्स देने की राजनीति चल रही है। जी हाँ, इसके अलावा जो नहीं, उसके जेल अलावा गई, भी बातें मुख्यमंत्री हैं। पद से हटाया सिंपैथी, गया, हमदर्दी। आप देखिए लोकसभा चुनाव में डीएमके सिर्फ 4 असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी, और ये सिर्फ 2 साल पहले की बात है। तो ये एकदम इससे बदल जाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। एक सेकंड, बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है, एक सेकंड जरा सुन लेते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अभी तक की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां ममता बनर्जी ने ऐसा लग रहा है इस बार अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 184 सीटें पिछली बार जीती थी। लेफ्ट के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। इस बार लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, शायद ममता बनर्जी को चुनौती पेश कर सकें, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को ऐसा बहुमत दिया है। ये देखिए, 269 में से 202 सीटों पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। प्रचंड बहुमत है ये। कांग्रेस सिर्फ 21 और लेफ्ट सिर्फ 40। बीजेपी 5 सीटों पर आगे है, यानी वहां भी उसका खाता खुल रहा है। 17% वोट बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में जीता था, लेकिन सिर्फ 5 सीटें मिल रही हैं, यानी बीजेपी के लिए भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी पश्चिम बंगाल में नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की इस कामयाबी के सामने इस वक्त कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बिल्कुल फीका पड़ गया है। ऐसा लग रहा है घुटने टेक दिए हैं ममता बनर्जी के सामने पूरे विपक्ष ने। 200 के पार ममता बनर्जी की टीएमसी का आंकड़ा पहुंच गया है। शास्त्री जी बधाई दे दीजिए ममता बनर्जी को और जयललिता को, वो भी आगे चल रही हैं। और बीजेपी का खाता खुले तो। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, और मैं आप लोग जिस तरह से ये जो चुनाव नतीजे हैं उन पर अपनी बातें रख रहे हैं, मैं भी इस संदर्भ में एक बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप अगर देखें तो लगभग 4-5 सालों के अंदर देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें एक खासियत दिखाई दे रही है, और खासतौर से वो एक कॉमन स्वरूप में दिखता है कि जहां भी जनता, इसको केरल से अलग करके भी देखा जा सकता है, कि जहां भी जनता दे रही है खूब जम करके दे रही है, पूरी बहुमत दे रही है, प्रचंड बहुमत दे रही है, और उसी का स्वरूप आज सामने दिखाई दे रहा है। ये अलग की बात है कि केरल में थोड़ा वो चीजें उस रूप में नहीं दिख रही, लेकिन केरल का भी फाइनल रिजल्ट कुछ इसी तरह का होगा। और यह बात इस तरफ संकेत करता है कि अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, अब जनता को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। अब जनता स्पष्ट रूप से अपने अभिमत व्यक्त करती है और अपनी मन की इच्छा की पूर्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि आने वाले समय में जो बचे कुचे और भी स्टेट हैं वहां भी हम कुछ स्पष्ट रूप से अपने अभिमत व्यक्त करती है और अपनी मन की इच्छा की पूर्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि आने वाले समय में जो बचे कुचे और भी स्टेट हैं वहां भी हम कुछ अच्छा कर सके, उनको भरोसा दे सके, और जो हमारी पार्टी का एक तरह से लक्ष्य है और हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम देश को विकास की तरफ आगे ले जाएंगे, हम उस लक्ष्य को पार कर सके। ठीक है। और जहां तक शास्त्री जी, आज आपका दिन है, चर्चा आज आपका दिन है शास्त्री जी। असम में बड़ी कामयाबी है आपके लिए, आज आप कुछ भी कह सकते हैं। अक्सर अपनी जीत को, जब अपनी जीत होती है तो कोई भी पार्टी यही कहती है कि जनादेश है और हमारे पक्ष में गया है, विकास पे वोट पड़ा है। दूसरे की हार होती है तो यही कहा जाता है कि अब जनता को और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये देखिए 27 साल बाद ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, काफी हद तक साफ है
कि जयललिता की सरकार बनी रहेगी, तो जैसा संजीव भी पहले कह रहे थे, सत्ता परिवर्तन के लिए पहली बार ऐसा होगा। तमिलनाडु की जनता ने 27 साल में वोट नहीं किया है। यानी अगर एक पार्टी की सरकार तमिलनाडु में बच जाती है विधानसभा चुनाव के बाद, तो यह इतिहास लिखा जा रहा है आज 27 साल के बाद। उधर पश्चिम बंगाल में भी ऐतिहासिक नतीजे आ रहे हैं। 277 सीटों के नतीजे हैं 210, एक ऐसा आंकड़ा जो कि वाकई ऐतिहासिक है। और असम में जो हो रहा है वो भी ऐतिहासिक है। पहली बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। और आंकड़ा जरा देख लीजिए, हम लोग आंकड़ा देख रहे थे विनोद जी, असम का जरा आंकड़ा देख लीजिए एक बार। 72 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे हो गया है, 72, और कांग्रेस सिर्फ 20 पर। देखिए, असम तो जीत गई बीजेपी, लेकिन तमिलनाडु पे जो आप इतना प्रफुल्लित हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा बारीकी से नजर डालें। ऐसा है, इट वॉज अ क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट, 4 कोणों का कॉन्टेस्ट है पहली बार तमिलनाडु में। विजयकांत की जो फॉर्मेशन थी और वाइको की अलग से फॉर्मेशन थी, और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी। इतना विघटन द्रविडियन पार्टीज में नहीं हुआ पहले, और इसलिए ये जो नतीजे आपने देखे हैं, इन नतीजों से स्पष्ट है कि जयललिता को वो फायदा मिला जो कि आकलन किया जा रहा था इन लोगों के अलग लड़ने से। पीपल्स वेलफेयर फ्रंट या पार्टी जो भी है, वो फॉर्मेशन है जो भी है, तो विजयकांत उसमें प्रोजेक्ट हुए थे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, आप समझे कि नहीं। और इधर करुणानिधि थे और उधर जयललिता थी। तो ये कभी कभी हमारे देश में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें ये अजूबे होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोबारा जीता है वो अपने कारनामों से जीता है, वो कभी कभी अपनी किस्मत से भी जीता है। फर्क बहुत ज्यादा है, लीड बहुत। लेकिन आप देखिए 2011 से एक कंसिस्टेंसी दिख रही है ना। 2011 में जयललिता जीती, 2014 में 39 में 37 सीटें लोकसभा की जीती, और वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। देखिए 3 साल बाद विधानसभा के चुनाव के 3 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी 39 में से 37 सीटें। इसका मतलब लोगों ने करुणानिधि को माफ नहीं किया, डीएमके को माफ नहीं किया तमिलनाडु के लोगों ने। कुछ एस्पेक्ट वो तो है, और कुछ जो अभी विनोद भी कह रहे थे, जो वोटों का जो विभाजन हुआ है, ये जो 4-4 कॉर्नर कंटेस्ट में, ऑपोजिशन वोट डिवाइड होता है तो जो इनकम्बेंट पार्टी है उसको तो फायदा होता ही होता है, ये तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घपला कैसे जनता माफ कर सकती है? पर वो तो डीएमके के खिलाफ भी चार्जेस थे। और संजीव और निरंजन, कोई कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले। सोनकर शास्त्री जी, ये तमिलनाडु में जाके अमित शाह जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार है तमिलनाडु की, और अभी आप उनको आप सफेद चोगा श्वेत चोगा पहना के प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा था कि नहीं आपके नेता ने कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है जो मिसाल जो कायम किया गया था शास्त्री जी लोगों को, वो तो मिसाल कायम ही है शास्त्री जी। वो तो आज तक है कि जनता को 2-2 सक्षम लाख करें। करोड़ का घोटाला किया गया है। अरे सर, तो छोटे और बड़े घोटाले का फर्क है ना। पर शास्त्री जी, बीजेपी को क्या हुआ? बीजेपी तमिलनाडु में क्यों अच्छा नहीं कर पाई? हम तो आप तो एआईडीएमके की बात कर रहे हैं। चलिए, इसीलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी संदीप चौधरी स्टूडियो में आ गए हैं। इस बहस को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये आंकड़े जो आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐतिहासिक आंकड़े हर जगह से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ पुदुचेरी में डीएमके और कांग्रेस, पुदुचेरी में जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर डीएमके और कांग्रेस लाज बचा लेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन हार रहा है, जयललिता काफी आगे निकल गई है। केरल कांग्रेस के हाथ से जा चुका है, लेफ्ट ने अपनी वहां पकड़ काफी मजबूत कर ली है। असम कांग्रेस के हाथ से गया, ऐसा लग रहा है रुझानों के मुताबिक। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा भी आराम से पार कर लिया है, बीजेपी गठबंधन ने। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कोई दूर दूर तक टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारी खास कवरेज जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24।